किडनी और ना ही लीवर का सेल किडनी की तरह एक्ट करेगा। तो जितने तरह के सेल लीवर में हैं वो सारा लीवर के फंक्शन के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, तो जो जैसा सेल है वो उसी तरह से काम करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सेल हमारा क्या है कि एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा गया है। तो बेसिक इकाई तो आपका हो गया। तो सेल से टिश्यू का निर्माण होगा, यानी मिलियंस ऑफ सेल कहिए या जो भी, सेल से मिलकर बहुत सारे सेल से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से मिलकर अंग का निर्माण होता है, अंग से मिलकर अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र से मिलकर एक पूरे के पूरे बॉडी का निर्माण होता है किसी भी जीव का। ठीक है, तो पहला यही था। अब जैसे ये चीज है कि कोशिका की बात कर रहे हैं, तो कोशिका जो हमारा है ना, वो कोशिका पूरा का पूरा जो बना ही हुआ है ना, कोशिका हमारा वो जीव द्रव से बना हुआ है। कोशिका को अगर देखिएगा तो वो जो जीव द्रव है वो काइंड ऑफ एक कहिए ना कि अर्ध तरल पदार्थ है, एक जेली जैसा नहीं होता है वैसा है। ठीक है, तो वही उसी को बोला गया है, प्रोटोप्लाज्म बोला गया है। तो वो क्या किया गया, वो पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म जो है एक संरचना से, एक मेम्ब्रेन से, एक झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक है, तो वही कोशिका मूल रूप से अगर देखिएगा तो पूरा का पूरा जीव द्रव से ही बना हुआ है, जो अर्ध तरल रूप में होता है। और उसी जीव द्रव के अंतर्गत आपको कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कहिए कि मतलब उस तरह का चीज वहां उसमें प्रेजेंट होता है। तो कई बार इस तरह का है ना कि कार्बनिक और अकार्बनिक का रेशियो अनुपात पूछता है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक का जो अनुपात है ये 19:81 है। टोटल 100 मान लें तो इधर 19 हो जाएगा और इधर 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जैसे अगर इस पृथ्वी पे बात करें तो लगभग लगभग ऐसा बताया गया है कि 18 लाख के आसपास पूरा का पूरा जितने भी जीव हैं उनको खोजा गया है अभी तक में। और पर डे करंट अफेयर में आपको पता चलता होगा कि मेढक का ये प्रजाति मिला है, तो तितली का ये प्रजाति मिला है। यानी स्टिल वो क्या है कि एक प्रोसेस में है कि जो भी नया प्रजाति मिल रहा है वो फाइंड आउट होते जा रहा है। लेकिन लगभग लगभग जो है 18 लाख के अराउंड अलग अलग कोशिका पाया गया है। ठीक है, तो अलग अलग जितने तरह की कोशिका है, तो क्या वो सारे कोशिका एक दूसरे से सिमिलर है? नहीं, वो सभी कोशिका एक एक तरह का, एक जीव के कोशिका पूरी तरह से अलग होता है। ठीक है, अब जैसे अगर इतने सारे हमारे पास कोशिका हैं तो उन सारे कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका भी होगा और सबसे छोटा कोशिका भी होगा। तो वही बोलता है कि जितने तरह का अभी तक फाइंड आउट किया गया है ना, उसमें सबसे बड़ा कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ऐसे जनरली कोशिका इतना छोटा चीज है कि आप नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते हैं। तो जब चीजों को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा का जो सेल होता है वो ऐसा होता है कि वो नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। उसका सेल का कोशिका मतलब इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कोशिका की बात किया जाए संसार में जितने तरह के अभी पाए गए हैं उसमें जो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर है। अब इन जितने तरह की कोशिका है ना, इन सभी कोशिका में जो इंसान है वो एक स्पेशल टाइप का, मतलब एक तरह से कहिए कि मतलब उसके तरह बुद्धिजीवी और अन्य जीव नहीं है पृथ्वी पे। तो इसलिए इंसान के रिस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरे इंसान में कौन सा सबसे छोटा कोशिका है, कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है, और कौन सा सबसे लंबा कोशिका है। तो जो सबसे बड़ा कोशिका कहा गया है वो ओवा कहा गया है, जो फीमेल के बॉडी में पाया जाता है। ओवा यानी ओवम, अंडाणु को बोला गया है। और सबसे वहां देखिएगा एक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, संसार शरीर की नहीं होगा, तीसरा नंबर में जो है ना वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात किया गया है, तो वो सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका है। अब जब मानव मस्तिष्क आएगा इस आगे के चैप्टर में पढ़ने के लिए, तो उसमें 3 तरह का चीज है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क, ऐसा ही है। तो उसमें 2 तरह का नाम आपको आता है, एक सेरेब्रम आता है और एक सेरेबेलम आता है। तो सेरेब्रम जो है ना वो फोर ब्रेन में पाया जाता है, यानी
अग्रभाग जो होता है मस्तिष्क का उसमें पाया जाता है, लेकिन सेरेबेलम जो है वो पीछे के हिंड ब्रेन में पाया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात कर रहे हैं वो मस्तिष्क का सेरेबेलम में है, ग्रेन्यूल कोशिका है, यानी वो पीछे का जो पश्च मस्तिष्क भाग है उसी में है। और मानव शरीर का ही अगर बात करें सबसे बड़ा कोशिका का तो वो ओवा हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का अगर बात करें तो वो न्यूरॉन सेल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? हेलो, कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, नहीं क्लियर ठीक है ना? हाँ क्लियर है ना? हाँ ठीक है। अब देखिएगा कि अगला जो पॉइंट है बताया गया है कि जितने तरह का सेल है ना, वो जो सेल है ना आपका, वो सारा का सारा सेल किस तरह से कार्य करता है, अगर वो काम कर रहा है कोई सेल किसी तरह से, दैट मीन्स कि उसका अलग अलग सेल का अलग अलग बनावट होगा, अलग अलग आकृति होगा। यानी जिस तरह का आकृति है और जिस तरह का बनावट है ना, उसी तरीके से वो सेल क्या करता है, काम करता है। अपने शेप एंड साइज के आधार पे उसका कार्य निर्भर करता है। ठीक है? और ये चीज एकदम क्लियर ही हो गया होगा कि जैसे लीवर का लिए और किडनी का लिए, दोनों का सेल जो है सेम टाइप का नहीं होता है। एक इंसान के अंतर्गत अंदर ही जितने भी ऑर्गन का निर्माण हुआ है, सारे ऑर्गन के सेल भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर एक किडनी को बनने में जितना सेल का उपयोग हुआ होगा, वो पूरा का पूरा सेल एक ही तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन किडनी का अगर एक सेल ले लें और लीवर का एक सेल ले लें तो वो दोनों एक तरह से काम नहीं करेगा। यानी जिसका जिस तरह का शेप एंड साइज है उसी तरह से कोशिका काम करता है। ठीक है? अब यहां पे हो गया कि एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि जब ये जो सेल है ना, ये सेल का जो आकार है ये हर समय बदलते रहता है। लगभग लगभग गोलाकार माना जाता है, लेकिन ये अपना आकार भी बदलते रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लिए, जैसे अमीबा को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखिएगा ना, तो वो अभी कुछ शेप बना हुआ है, अब विद इन सेकेंड आप देखिएगा दोबारा ना तो कुछ और शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये नेचर होता है सेल का। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जो WBC सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, वो भी इसी तरह का काम करता है कि आप अभी देख रहे हैं तो कुछ और शेप में है और अगला बार देखिएगा तो कुछ और शेप में होगा। तो ये तरह का चीज है, मतलब वो हर समय अपना आकृति को क्या करता है, बदलने का स्वभाव रखता है। ठीक है? अब सिंपल सी, अब और नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो सेम, अगर जैसे हाथी में बोले कि हाथी और एक तरफ चूहा ले लें, तो नंबर ऑफ सेल आपको पता चल जाएगा कि हाथी में ज्यादा होगा। यानी जो जीव जितना बड़ा है उसमें सेलों की संख्या उतनी ज्यादा होगी। अब चूहा छोटा है, उसे कंपेरिजन में छोटा जीव है तो उसमें सेलों की संख्या उतनी कम होगी। तो वही बोला गया है कि ठीक है कि जो जितने तरह का पृथ्वी पे जीव है, वो शेप के आधार पे, उसके आकार के आधार पे उसमें सेलों की संख्या पाई जाती है। ये भी बात क्लियर हो गया होगा। अब जब ऐसा है कि मतलब कोशिका के आधार पे जीवों को किया गया है ना, तो कोशिका के आधार पे ही जीवों को बांट दिया गया दो भाग में। यानी जो सिर्फ सिंगल सेल से बना होगा वो यूनिसेलुलर कहलाएगा। ठीक है? और जो एक से ज्यादा सेलों से मिलके बना होगा वो मल्टी सेलुलर कहा जाएगा आपको। ठीक है? अब जो सिंगल सेल से बना रहेगा ना, उसका अभी हम एग्जांपल देख देंगे। सिंगल सेल जो है जनरली आपको नेकेड आई से नहीं दिखता है, लेकिन सूत्रों अंडा मात्र एक ऐसा जीव है जो नेकेड आई से भी दिखता है। उसका लगभग लगभग लंबाई और चौड़ाई जो है वो 170 लंबाई है और 135 लगभग लगभग चौड़ाई है उसका, तो वो नेकेड आई से भी दिखता है। ठीक है? तो इसीलिए यूनिसेलुलर जीव को देखने के लिए हमेशा हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब माइक्रो का मतलब ही हो गया 10⁻⁻⁶ होता है। तो डेट मीन्स आप साइज सोचिए कि साइज कितना छोटा है। तो उस तरह की चीज को देखने के लिए ही माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया है। ठीक है? तो ये यूनिसेलुलर है, यानी जो चीज हमको नेकेड आई से नहीं दिख रहा है। और मल्टी सेलुलर जितने भी दिखने वाले जीव हैं वो सारा का सारा क्या हो गया, मल्टी सेलुलर में आएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट आपको ये हो जाएगा कि हाँ, ये तो हम क्लियर ही हो गया था कि किस कोशिका में नंबर ऑफ सेल कितना होगा ये उसके साइज पे डिपेंड करेगा।
कि वो कितना बड़ा जानवर है, जीव है। डायनासोर को ले लिया गया तो उसमें सेलों की संख्या बहुत अधिक होगी, और वहीं अगर हम एक छोटा सा चींटी ले लें तो उसमें सेलों की संख्या बहुत कम होगी। तो वही चीज है कि जितना बड़ा साइज आकार में उतना ज्यादा सेलों की संख्या, ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात यही था ना कि जो चीज हमको नेकेड आई से नहीं देख रहा था उसके बारे में कैसे जानकारी मिलेगा। तो इसी 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 क्रम में क्या हुआ ना कि जैसे कैसे कैसे सेलों का मतलब पूरा का पूरा संरचना के बारे में डीप नॉलेज मिला है, इसके लिए सबसे पहले जानना यह पड़ता है कि आपको माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ। क्योंकि जैसे ही माइक्रोस्कोप का आविष्कार होता है ना, उस वैसे ही क्या होता है कि सेल कोशिका किस तरह का है, क्या व्यवहार करता है, वो सारा चीज उसके डेवलपमेंट में, विकास के क्रम में सारी जानकारियां वन बाय वन करके लोगों को मिलने लगता है। ठीक है, तो उसी क्रम में जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे उसका नाम था जेड जैनसन और एच जैनसन। ठीक है, तो जेड जैनसन और एच जैनसन जो आए 1590 में, ये सारा डेट जितने भी वैज्ञानिक हैं वो एक क्रम में लिखा हुआ है कि इनका क्या रोल रहा है। तो 1590 में जेड जैनसन और एच जैनसन आए। ये क्या किया है कि माइक्रोस्कोप का खोज करने में ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे ही ये माइक्रोस्कोप का खोज किया ना, तो कोशिका का जो एक रास्ता था उसका विकास का, ठीक है, विकास के क्रम का पूरा डेवलपमेंट का रास्ता ही ओपन हो गया। तो इंपॉर्टेंट इसलिए ये हो जाता है कि 1590 में जेड जेनसन और एच जेनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की। नेक्स्ट फिर आता है 1665 में। तो 1665 में आता है ना, तो अब क्या है कि देखिए टाइम गैप भी देखते रहिएगा। तो जब एक बार माइक्रोस्कोप बन जाता है ना, ये तो साइंस का चीज ही है कि कोई चीज एक बार बन गया उससे अच्छा टेक्नोलॉजी आते रहता है। तो जब ये रॉबर्ट हुक जो था ना, ये उससे भी बेहतरीन माइक्रोस्कोप को बनाकर और उससे कोशिका का अनुसंधान किया। तो ये पता क्या करता है ना, ये करता क्या है कि पेड़ का छाल लेता है, और पेड़ का छाल को कॉर्क कहा जाता है। अब पेड़ के छाल को लेकर और उसमें सबसे पहले ये क्या करता है ना, कोशिका को देखता है। लेकिन पेड़ का जो छाल था वो एक डेड सेल था, यानी मृत कोशिका था। तो ये सब पॉइंट बन जाता है कि मृत कोशिका में सबसे पहले कोशिका को देखने का श्रेय जाता है आपको रॉबर्ट हुक को। और रॉबर्ट हुक जब वो देखा था ना, तो पता कैसे कर दिया कि डेड सेल है। तो पता इसलिए किया क्योंकि अभी हम बताएं कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो होता है वो पूरा का पूरा जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य अगर लिक्विड फॉर्म में है दैट मीन्स वो सेल जीवित है। और अगर उसके अंदर किसी भी कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है वो पूरा का पूरा सूख गया है, दैट मीन्स वो डेड सेल है। तो वही चीज वो जो पेड़ का छाल लिया था ना, तो पेड़ के छाल के अंतर्गत ये चीजों को देखा था। ठीक है, हेलो, अरे यार लाइन नहीं, 7% चार्जे है मोबाइल। ठीक है, देखो हम कहां तक जाता है, लाइन आ जाए तो फिर हम लगा देंगे उसमें। ठीक है ना, बाकी सब कुछ क्लियर है ना, कोई पॉइंट दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ ना कि वही जो एक कॉर्क लिया था ना, कॉर्क जो था वो पेड़ के छाल को ही बोला गया है। तो रॉबर्ट हुक उसको देखा ना, तो वो दिखता क्या है ना, मधुमक्खी के छत्ता के समान दिखता है। अब मधुमक्खी के छत्ता को अगर ध्यान देखिएगा ना, तो छोटा छोटा आपको लाइक हेक्सागोन के जैसा एक आकृति बना रहता है, वो छोटा जैसा रहता है। ठीक है, तो वही जो है ना, रॉबर्ट हुक ही पहला व्यक्ति है जो कोशिका का नाम कोशिका देने का श्रेय भी रॉबर्ट हुक को जाता है। अब सेल को आप देखिएगा तो मधुमक्खी का जो छत्ता है वो एक छोटा सा कमरा जैसा होता है। तो इसीलिए आप लैटिन भाषा में जब देखिएगा ना कोशिका का मतलब, तो सेल का, कोशिका का मतलब होता है छोटा कमरा। इसीलिए जो सेल का नाम सेल दिया गया है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही दिया गया है। तो कई सारा पॉइंट इसमें क्लियर हो गया होगा, इसका इतना श्रेय है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसी के बाद 1665 के बाद आता है 1683। तो 1683 में आते ल्यूवेनहॉक। तो जब मृत कोशिका में, आपको मृत कोशिका में देख लिया गया कि कैसा किस तरह का है सारा चीज, तो जो जीवित कोशिका का जो श्रेय जाता है ना, जीवित कोशिका को खोजने का श्रेय सबसे पहले जाता है ल्यूवेनहॉक को ही, जो 1683 ईस्वी में, ठीक है,
ये जीवित कोशिका को देखे थे, और ये जीवित कोशिका जीवाणु के रूप में, प्रोटोजोआ के रूप में और आरबीसी सेल के रूप में देखे थे। ठीक है ना। हम चार्ज में लगा दे रहे हैं, लाइट आया है, लेकिन हम पेज को स्क्रॉल नहीं कर, पेज को स्क्रॉल हम ही को करना पड़ेगा ना। हाँ हेलो, हाँ एक चीज करते हैं कि हाँ कोई और करो ना, क्या करो ना कि स्क्रीन को शेयर कर लो, क्योंकि हम बोलते जाएंगे तो स्क्रीन को थोड़ा अप करते जाना। ठीक है, हम चार्ज में लगा दे रहे हैं, लाइन आ गया है। चलो कोई शेयर कर रहा है, बोलो। रुकिए ना, करते हैं, पीडीएफ थोड़ा डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करना पड़ेगा। बस हो गया, तुरंत हो गया, कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना कि यार नहीं कोई ठीक है, नहीं लगे कि हाँ हम अच्छा से नहीं बता रहे तो बोल भी देना। नहीं नहीं अच्छा से बता नहीं रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। ठीक है। खाली थोड़ा जल्दी जल्दी। स्पीड हाँ हाँ, वो तो नहीं वो हो जाएगा यार, धीरे धीरे हो जाएगा अभी तो। हाँ ठीक है, शुरू ठीक है, वैसे भी धीरे होता है। आगे बढ़े। रुकिए ना, हम कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप अपना एग्जिस्ट कर लीजिए, तनु शेयर करेंगे। हाँ हाँ सुधीर सर ड्यूटी होई तो भाई ना भैया, ड्यूटी अभी तुरंत चलिए रूम में। ठीक रुकिएगा थोड़ा सा। तो अब आ जाओ, 1831 निकाल दो, ईस्वी 1831 है ना। हाँ वही तो 1831 में कुछ नहीं, रॉबर्ट ब्राउन आए थे। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन जो था वो सिर्फ यही बताया था ना कि वो जो पूरा का पूरा सेल है, उस सेल के अंदर भी एक छोटा सा गोला जैसा भाग है, और उसको न्यूक्लियस का कहने का श्रेय किसको जाता है, तो ये रॉबर्ट ब्राउन को। ठीक है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सेल के अंतर्गत जो एक गोल संरचना जो देखा ना, उसको केंद्रक कहना किसने स्टार्ट किया है और कौन बताया है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। फिर 1838 से 39 का टाइम आता है, तो 1838 से 39 का जो समय आता है ना, तो उस समय क्या होता है कि इतना टाइम बीत जाने के बाद लगभग एक चीज तो स्पष्ट हो गया था कि जो भी सजीव है ना, वो बना ही किससे है, आपको सेल से बना हुआ है। ठीक है, और इसी के आधार पे स्लाइडेन और स्वान नामक जो व्यक्ति था, वो सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, जिसको कोशिका मतवाद जो बोलता है ना, वो सेल थ्योरी दिया किसके द्वारा गया है, तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा गया है, कहा गया। ठीक है, इसमें यही मुख्य बिंदु बताया था कि हर जीव जो है ना, वो एक या मल्टीपल सेल से बना है। और जब कोई भी जीव एक या मल्टीपल सेल से बना है, एक पॉइंट तो ये बोल दिया, तो डेट मीन्स कोशिका ही एक ऐसा चीज है जिससे हर सजीव का निर्माण हुआ है। तो 2 पॉइंट ये हो गया है। और ये भी बात बताया कि हर कोशिका जो है ना, वो पूरी तरह से स्वाधीन इकाई है, मतलब पूरी तरह से एक कहिए कि मतलब स्वतंत्र तरह का चीज है। मतलब अगर हम अमीबा की बात करें तो वो सिंगल सेल है, और एक सेल खुद में ही पूरी तरह से जीवन मतलब उसका जीवन जितना भी लाइफ टाइम हो, वो चलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसको कोई भी चीज का अदर चीजों का जरूरत नहीं है कि मतलब वो भी लीवर होना चाहिए, किडनी होना चाहिए, नहीं, वो सिंगल सेल भी जीवित रहता है। तो दैट मीन्स यही बोला गया कि वो पूरी तरह से क्या है, स्वाधीन इकाई है, जो है ना अपने जीवन के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, और सब कोशिका मिलकर काम करता है, यही 2-3 पॉइंट बताया था। ठीक है, हाँ, और एक चीज और बताया था, कोशिका का जो उत्पत्ति है ना, जिस भी क्रिया से हुआ है, उसका उत्पत्ति होने में उसका जो मेन रोल, जो मेन काम करता है ना, कोशिका के अंतर्गत जो न्यूक्लियस है ना, वही मूल रूप से काम करता है। ये चीज बताने का काम किया था कौन, स्लाइडेन और स्वान। और इसी बात को कहा गया है आपको क्या, सेल थ्योरी। इसी के एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताए थे कि एक सेल ओवा अपने आप में एक सेल है, स्पर्म भी अपने आप में एक सेल है। हाँ, स्क्रीनवा शेयर कर दीजिए। कहाँ गए रंजन सर, स्क्रीनवा सेंड करिए जल्दी। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है? कहाँ हुआ, हमारे में ना शो करी था। कर दिए भाई, और लोग से पूछिए।
थोड़ा सा हम चार्ज में लगा लिए, नहीं तो हम कर ही देते स्क्रीन से। स्क्रीन नहीं शो हो रहा है आप लोग को? लेट भैया हम दिख तो रहा है, हमें तो दिख रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयर किया हुआ है। अच्छा लैंडस्केप किया है रंजन? हाँ हम लैपटॉप में ऑन किए हैं। रंजन जी के इसमें जाइए, उसको क्लिक कीजिए तब आपको स्क्रीन दिखेगा। आप अविनाश भैया का ही स्क्रीन देख रहे होंगे सुधीर जी। ना ऐसा हाँ तो वो सही बोल रहे हैं। रंजन वाला पे क्लिक कीजिए ना, आपको दिखेगा स्क्रीन। आगे बोले। आ गया ठीक है, हाँ, बराबर है, आ गया। ठीक है। हाँ बोले आगे। हाँ हाँ तो हाँ, वही continue। चीज जैसे हम बताए थे कि एक सेल का क्या इंपॉर्टेंस है, इसी में हम वही वाला एग्जांपल फिर से रिपीट करते हैं कि एक ओवा सेल और एक स्पर्म सेल मिलके एक जाइगोट का निर्माण करता है। तो जाइगोट भी मल्टीपल सेल नहीं है, वो एक सिंगल सेल ही है, और उसी से एम्ब्रियो, फिर फ्यूटस और फिर चाइल्ड का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं एक ही सेल से मिलकर पूरा जीवन का संरचना हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। फिर 1839 में आता है पुरकिंजे। पुरकिंजे वही बात बताता है ना, पुरकिंजे कुछ नहीं बताता है। जो कोशिका के अंतर्गत जो जीव द्रव की बात कर रहे थे ना, दानेदार तरल पदार्थ का बात कर रहे थे, ठीक है, वो उसका नाम जो है प्रोटोप्लाज्म यानी जीव का काम ही कौन किया है? पुरकिंजे किया है। एक सेल के अंतर्गत जो तरल पदार्थ था, वो तरल पदार्थ दानेदार जैसा जो पदार्थ था, उसका नाम जीव द्रव देने का काम पुरकिंजे किया है 1839 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है आपको 1846 का। तो 1846 में भी जो पुरकिंजे के बाद बॉन मोल आता है और जीव द्रव का ही खोज करता है। लेकिन जब सवाल आता है तो आपको सबसे पहले पुरकिंजे ही आंसर लगाना पड़ता है। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स दिया होगा तो प्रोटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में है ना, वॉन मोल का भी नाम आता है 1846 में, लेकिन मूल रूप से पुरकिंजे ही आंसर होता है कि सबसे पहले तो उन्हीं को श्रेय जाता है। ठीक है, फिर 1855 में, अब देखिए 1855 में जो आए हैं ना, चाउ क्या करता है ना, ये कोशिका विभाजन की थ्योरी को प्रस्तुत करता है। यानी एक ही सेल जाके दो सेल में बढ़ता है और 2 से 4, 4 से 8, ये जो सेल के विभाजन का जो तरीका है ना, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का काम किए रुडोल्फ विर्चाउ ने, जो 1855 ईस्वी में दिए हैं। ठीक है, और ये सब चीज जानवे करते हैं कि जो मेन सेल होता है वो पेरेंट सेल कहलाता है, उससे जो 2 अन्य सेल बना वो डॉटर सेल कहलाता है। ठीक है, अब 1861 ईस्वी आता है। तो 1861 ईस्वी में मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक आया। ये मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक क्या बोला ना, अगर आप सेल को पूरे अच्छा से स्टडी कीजिएगा ना, तो सेल के अंतर्गत पूरा का पूरा जीव द्रव्य है। जैसे सिंपल सी बात, पृथ्वी को कैसे बोलता है, ऐसा ही कुछ जहां तक हमको सही अगर याद है तो बोलता है ना कि एक पिंड है, सूर्य का पिंड है, या किसी भी गोला के टकराने से बना था, तो एक पिंड बोला जाता है ना। तो सिंपली बात वही है। ये जो बोला ना मैक्स जूल, ये बोला कि कोशिका जो है हमारा, ठीक है, पूरा के पूरा जीव द्रव का एक पिंड बताने का काम किया है आपको। ठीक है, कोशिका को जीव द्रव का एक पिंड बताने का काम किया है आपको मैक्स जूल, और यही थ्योरी कहलाता है आपको प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो एक पॉइंट है वो आप लोग डेट सही कर लीजिएगा, 1931 होगा, 1631 लिखा हुआ है। हेलो, 1631 लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ है 1931 लिख लीजिएगा। तो 1931 में जो सबसे लास्ट वैज्ञानिक के रूप में आपको आते हैं वो एम नॉल और ई रस्का आते हैं। तो इनका स्पेशल बात सिर्फ यही था ना कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किए थे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना शक्तिशाली माइक्रोस्कोप था कि एक एटम के अंतर्गत पूरा का पूरा डिटेल चीज देखने में भी यूज किया जाता था। और जितने तरह के आपको जीव थे, यानी सेल के अंतर्गत जो भी चीज पहले क्लियर पूरी अच्छी तरह से नहीं दिख रहा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से वो पूरा का पूरा एकदम स्पष्ट रूप से दिखने लगा। अविनाश भैया, तो उसके बाद कुछ, हाँ इसमें एक चीज हम मतलब बस ऐड कर रहे हैं, जो जीव द्रव लिख रहा है ना,
इसमें कई बार पूछ हाँ जाता है कि जीव द्रव्य क्या है, तो जीव द्रव्य जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एज अ बॉडी, जो पिंड बोल रहा है ना, वो पिंड क्या है कि वही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एक अलग एंटिटी है, साइटोप्लाज्म उसका अंदर का वो। अभी आगे आएंगे रंजन, वो आगे आएंगे, वो जो तू तो बात बोल रहा है ना हाँ, वो अभी आगे आएगा। चलिए ठीक ठीक है, अभी तो हम सिर्फ यही बता रहे थे ना ठीक कि ठीक किस ठीक किस ठीक, वैज्ञानिक का आगे क्या बढ़िए, क्या योगदान था। ठीक है। ठीक है ना। अब देखो, अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का बात करेंगे कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो आखिर किस तरह का है। ठीक है, तो सेल के स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो ध्यान रखिए कि एक्चुअल में जो सेल है ना, यानी पृथ्वी पे जितने तरह के सजीव हैं वो सेल से ही बना है। तो सेल को एक्चुअल में दो भाग में बांटा गया आपको। तो दो भाग कौन कौन, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा का दूसरा जीव द्रव्य। क्योंकि हम बताए थे कि जीव द्रव्य का जो बाहरी आवरण होता है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली की आकृति से पूरा का पूरा जीव द्रव्य अंदर में पैक होता है। इसकी आकृति जो रहता है ना गोलाकार संरचना में, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो अंदर जो लिक्विड तरल पदार्थ जैसा रहता है वो जीव द्रव्य होता है। तो इसीलिए कोशिका को दो भाग में बांटा गया है। कोशिका को दो भाग में बांटा गया है, एक हो गया सेल मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया जीव द्रव्य हो गया। तो जैसे ही ये दो चीज आए ना, लेकिन जितने भी पृथ्वी पे हम जितना तरह का सेल का बात किए वो सारा चीज में यही दो तरह का सेल पाया जाता है। लेकिन यहीं पे एक अपवाद आ जाता है। अपवाद में आपको पौधा आता है, जो पौधा में एक लेयर नहीं, वही जीव द्रव्य के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाहर भी एक लेयर रहता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो पौधा के केस में जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और पौधा को छोड़ दें, उसके बाद जितना भी है जीव, सभी में आपको दो ही चीज मिलेगा। एक मिलेगा बाहरी आवरण को सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहेंगे, और अंदर वाले को जीव द्रव्य कहेंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना। अगला अगला जैसे हम देखें कि हम दो भाग में बांटे हैं सेल को। एक बांटे हैं आपको कोशिका झिल्ली में सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में। उसी तरह से प्रोटोप्लाज्म जो है ना, वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म भी दो भाग में बढ़ जाता है। एक का नाम है साइटोप्लाज्म और दूसरा का नाम है आपको न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा का नाम है न्यूक्लियस। क्योंकि हम अगर थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा कि अभी हम कोशिका भित्ति की ओर नहीं जाते हैं, मतलब पौधा वाला की ओर नहीं जाते हैं, केवल इधर बात करते हैं। तो हेलो, एक बाहरी रंजन जी। आवरण जो है वो कोशिका झिल्ली हो एक मिनट गया। भैया। रंजन जी, एक गूगल से मैप फिगर डाउनलोड कीजिए कोशिका का, वही कर रहे हैं, इंटरनल पार्ट का। वही कर रहे हैं, ठीक है, और उसको स्क्रीन शेयर कीजिए। वही। ऐसे हम बोलते हैं ना, थोड़ा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं, वो करते हैं भैया ना तो ठीक हम है, वैसा दिक्कत वो चीज नहीं है। एक्चुअली क्या है, सबको एक एक बार पार्ट थोड़ा रिवाइज हो जाए कि कौन सा पार्ट क्या है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। नितिन बोल रहा ठीक है, हम कर रहे, हम डाउनलोड ही कर रहे थे। तो हम बोले आगे। हाँ बोलिए। हम कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो वही हम आप बता चालू रहे थे रहिए। कि हाँ, तो सेल जो है, हम बताएं कि सेल मूल रूप से दो ही चीज से बना है। एक कोशिका झिल्ली जो सबसे बाहरी आवरण को बोला जाता है, और अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है ना उसको जीव द्रव्य बोलते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हम बताए थे कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, जो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था 1831 में। तो अब देखिए कि सेल के अंदर आपको क्या क्या चीज आया। तो एक हो गया बाहरी आवरण जिसको हम बोले मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो तरल पदार्थ था जीव द्रव्य, और वहीं पे तरल पदार्थ पूरा का पूरा सेल के अंदर जितना भी तरल पदार्थ है पूरा का पूरा जीव द्रव्य ही है, वो चाहे न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों ना हो। तो यहीं पे आपको बोला गया कि जो जीव द्रव्य को है ना दो भाग में बांट दिया। तो जो न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस है, केंद्रक है, तो केंद्रक का भी तो एक बाहरी आवरण होगा। तो केंद्रक का बाहरी आवरण को भी मेम्ब्रेन ही बोला जाता है। तो वही बोला है कि केंद्रक से कोशिका झिल्ली वाले द्रव्य को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक से कोशिका झिल्ली के बीच का जो भी जीव द्रव्य है ना उसको कोशिका द्रव्य बोलेंगे।
और जो केंद्रक केंद्रक के अंतर्गत जो जीव द्रव्य है उसको न्यूक्लियर प्लाज्म बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है जो जीव द्रव्य, उसको न्यूक्लियर प्लाज्म बोल देंगे। ये बात समझे जो हम बोलना चाह रहे थे? हो गया। उसको हिंदी में केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। हाँ, केंद्रक द्रव्य जो आप बोल रहे हैं ना, वही हम बोले कि उसको देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म उसी को बोले, न्यूक्लियर केंद्रक द्रव्य प्लाज्म को ही उसी को बोले। बोलते हैं। हाँ हाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म हम उसी को बोले। देखिए ये जो फिगर ड्रॉ है इसमें समझिए सारा जो बताया गया था अभी। रंजन जी बताइए। बता रहे हैं, अविनाश भैया बता रहे हैं। हाँ हम बता रहे हैं। बताइए। यहाँ पे ये जो है ना, जो सबसे बाहर वाला आवरण है ना, उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब मेम्ब्रेन के अंतर्गत भी देखिए जो पिंक कलर का है वो है न्यूक्लियस हमारा। तो न्यूक्लियस जो है, ये हम पूरा का पूरा सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा सेल है ना, इस सेल के अंतर्गत जितना भी जलीय द्रव्य है ना, वो पूरा का पूरा जीव द्रव्य है। लेकिन अब इसको देखिए, थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और अंदर में आपको न्यूक्लियस है, केंद्रक है। तो केंद्रक का अपना जो बाहरी आवरण होगा, वहां से यानी केंद्रक से लेके कोशिका झिल्ली के बीच जो भी जीव द्रव्य है उसको कोशिका द्रव्य बोले, और केंद्रक के अंतर्गत जो जीव द्रव्य है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोले। यानी जो अभी आप हिंदी में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य बोल रहे थे ना। तो हाँ वो द्रव्य ही है, केंद्रक का द्रव्य हुआ। हाँ, ये ठीक कोशिका है, का द्रव्य तो हुआ। केंद्रक के हाँ वही। तो केंद्रक के अंतर्गत जो जीव द्रव्य भरा हुआ है ना, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। यही वाला पॉइंट हम बोल रहे थे। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अब आगे देखिए, अब आगे जो बता रहे हैं, वापस वो पीडीएफ करना रंजन। हाँ, अब देखो, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम देखें कि कोशिका दो भाग में बटा है, एक सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली और प्रोटोप्लाज्म। अगर इसमें हम पौधा को इंक्लूड कर दें तो पौधा का बाहरी आवरण आपको कोशिका भीति हो जाएगा। और उसी तरह से जो प्रोटोप्लाज्म था उसको दो भाग में बांट दिया। एक बांट दिया आपको साइटो मतलब कोशिका द्रव्य, और दूसरा केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य किसको कहेंगे? तो केंद्रक से केंद्रक झिल्ली के बीच भरे जीव द्रव्य को हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंतर्गत भरे जीव द्रव्य को बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज कि जो हमारा कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य वाला एरिया बोल रहे हैं, यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव्य है उसमें कई तरह का आकृति पाया जाता है। अब वो आकृति जो पाया जाता है ना, वो दो ही चीज है, एक तो जीवित संरचना पाया जाता है और एक मृत संरचना पाया जाता है। तो जो जीवित संरचना पाया जाता है उसी को बोलते हैं जीव द्रव्यीय रचनाएं या ऑर्गेनॉइड। वो वाला पीडीएफ ला रंजन, ये पीडीएफ मत रख अभी, वहां पे जो पहले कॉन्सेप्ट को समझ ले। तो जो कोशिका के द्रव्य के अंतर्गत जो जीवित संरचना है ना, उसको ऑर्गेनॉइड या सेल ऑर्गेनल भी बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। यानी जीव द्रव्य यानी जिसमें जीवन हो, यानी जो ग्रो कर सके, वही हो गया। और वैसा भी उसमें संरचना होता है जो निर्जीव होता है। तो निर्जीव संरचना को बोलते हैं मेटाप्लास्ट। और यही निर्जीव संरचना जो लिए होता है, बढ़ने का क्षमता होता है और न विभाजन करने का क्षमता होता है। ठीक है, मेटाप्लास्ट के अंतर्गत तुम देखोगे तो वॉक्यूम्स आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो कि हम अभी ऊपर देख रहे हैं कि अगर पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनल की बात करें तो सेल ऑर्गेनल को भी तुमको दो भाग में बांट दिया गया है, एक ऑर्गेनॉइड और दूसरा मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनॉइड में टोटल 7 चीज पढ़ना है और मेटाप्लास्ट के अंतर्गत एक वॉक्यूल्स पढ़ना है। अगर इस सारे सेल ऑर्गेनल को मिला दें, पूरा का पूरा जो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जितने भी रचनाएं सबको मिला दें, तो इसमें से सबसे बड़ा अगर बोला जाए कि सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है, तो सबसे बड़ा कोशिका अंगक का नाम याद रखना प्लास्टिड है। और अगर प्लास्टिड को हटा दे, क्योंकि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ पौधा में होता है, और पौधा को छोड़ के जितना भी जीव है उस जीव की बात करें तो उसमें से अगर सबसे बड़ा कोशिका अंगक की बात करे तो वो हो जाएगा तुमको माइटोकॉन्ड्रिया।
अगर ये 8 में मिला देना तो 8 में सबसे बड़ा प्लास्टिड हो जाएगा, लेकिन अगर पौधा वाला भाग को हटा दें और तब बोले ठीक है तो सबसे बड़ा हो जाएगा तुमको ये वाला पार्ट। बढ़िया हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब एक एक करके आगे देखते हैं। ठीक है, ये सारा बात तो समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आते हैं एक एक करके। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जितना भी जीवित था ना, उस सारा का सारा जीवित संरचना ऑलमोस्ट मतलब लगभग लिपिड प्लस प्रोटीन से बना है। मतलब एक दो को छोड़कर अगर उसको छोड़ दें, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम को छोड़ दें, तो प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलके बना है। ठीक है, तो वो बाद में करेंगे, लेकिन लगभग जितना तरह का संरचना है ना, वो सब लिपिड प्लस प्रोटीन से बना है। और लिपिड प्लस प्रोटीन से बने संरचना को एक साथ लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के बारे में बताते हैं। तो कोशिका झिल्ली भी क्या चीज से बना है? तो लिपिड प्लस प्रोटीन से बना है। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली जो है ना, तो सेल के बाहरी जो आवरण होता है, जो मेम्ब्रेन जैसा होता है, उसी को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। लिपिड तो वसा को ही बोलते हैं ना, वसा का ही एक्सटेंडेड फॉर्म लिपिड होता है ना। हाँ, वसा का सही बोल रहा है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, वसा ही जाके तो तुमको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है ना बाद में। वो अभी वो आगे आएगा, अभी सिंपल सा देखते हैं। अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि वही कि जितना भी जीवित संरचना है ना, वो सब लिपिड प्लस प्रोटीन से बना है लगभग। तो लिपिड प्लस प्रोटीन से बने संरचना को एक साथ लिपोप्रोटीन बोलते हैं। तो लिपोप्रोटीन कहीं दिया रहे तो समझना कि लिपिड प्लस प्रोटीन है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना तुम्हारा, एक पतला मुलायम सा लचीला झिल्ली है, यानी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल होता है, इसका मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रम बताया गया है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन बस जान लो। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि अगर अगर किडनी में बोले तो कई सेल होगा, तो हर सेल का अपना सेल मेम्ब्रेन होगा, यानी हर सेल का अपना कोशिका झिल्ली होगा, और हर सेल का अपना झिल्ली होगा। तो वो झिल्ली क्या करेगा ना, कि अपने अंदर एक सेल का बात कर रहे हैं कि वो अपने अंदर का जो भी चीज है ना, वो दूसरे कोशिका से शेयर नहीं होने देगा, और जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उससे भी बचा के रखने का काम करेगा। तो ये सब उसका काम हो गया। कोशिका झिल्ली का एक और इंपॉर्टेंट काम क्या है कि कोशिका झिल्ली जो होता है ना, ये पूरा का पूरा अर्ध पारगम्य होता है। अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल का मतलब होता है ना कि सिंपल सा बात कि किसी का घर है और उस घर में कोई चाहता है कि किसको हम आने दें और किसको नहीं आने दें, वही सेमी परमिएबल हो गया। यानी आवागमन सेल के अंतर्गत कोई भी चीज हो रहा है तो कौन सा चीज अंदर आएगा, कौन सा चीज अंदर नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा डिसाइड करने का काम करता है कोशिका झिल्ली। इसीलिए उसको अर्ध पारगम्य बोला गया है या सिलेक्टिव परमिएबल बोला गया है। यानी वो सिलेक्ट करता है कि कौन सा चीज अंदर आ सकता है, कौन सा नहीं जा सकता है, और अंदर में जो चीज है वो बाहर नहीं जा सकता है। इसीलिए सिलेक्टिव अप्रोच है ना, चुन रहा है, इसीलिए उसको बोला गया है अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो सभी पदार्थ उसके अंदर बाहर आ जा नहीं सकता है, बस मेन पॉइंट यही समझने का है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, नेक्स्ट पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो तरह का थ्योरी था। इसमें एक थ्योरी नहीं लिखा है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और दूसरा का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ध्यान रखना कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ना, ने दिया है, और फ्लूइड मोजाइक मॉडल जिसको तरल मोजाइक मॉडल लिखा हुआ है, ये सिंगर प्लस निकोल्सन ने दिया है। तो दो नाम तो हम यही बता दिए कि अगर बोले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोले तो रॉबर्टसन ने दिया है, और फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोले तो निकोल्सन और क्या नाम है, सिंगर नाम है, ये दो वैज्ञानिक ने दिया है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर देखो क्या है कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था ना, वो जो रॉबर्टसन ने अपना थ्योरी दिया है उसमें बताया ना कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार जो वसा है ना, वसा उसके ऊपर एक लेयर होता है प्रोटीन का, उसके नीचे एक लेयर होता है प्रोटीन का। यानी वसा है ऊपर नीचे से प्रोटीन से पैक होता है। तो जो मोटाई हम बताए ना अभी तुमको 75 एंगस्ट्रम का मोटाई,
ये 75 एंगस्ट्रम को मोटाई को बांटने का काम किया है। 20 एंगस्ट्रम प्रोटीन का परत ऊपर रहेगा, उसके बीच में 35 एंगस्ट्रम लिपिड का रहेगा और उसके नीचे 20 एंगस्ट्रम प्रोटीन का परत रहेगा। यानी 20 एंगस्ट्रम प्रोटीन के परत ऊपर नीचे से है ना, बीच में लिपिड को पकड़े रहेगा, 35 एंगस्ट्रम मोटाई रहेगा जिसका। समझ में आ गया? तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, ये रॉबर्टसन ने दिया है। और तरल मोजाइक मॉडल जो है तुम्हारा, जो सिंगर प्लस निकोल्सन ने दिया है, ये दिया गया है तुमको, ये जो दिया है ना, ये जस्ट अपोजिट है तुम्हारा रॉबर्टसन के मॉडल का। यानी रॉबर्टसन बोला कि दो प्रोटीन मॉडल के बीच में वसा का संचयन होगा, वसा रहेगा, होल्ड किए। और निकोल्सन और सिंगर ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, दो लिपिड के बीच में प्रोटीन होल्ड करेगा। यानी ऊपर का लेयर प्रोटीन रहेगा, नीचे का लेयर, मोटाई की बात कर रहे हैं, ऊपर का लेयर लिपिड रहेगा, नीचे का लेयर लिपिड रहेगा, बीच में प्रोटीन रहेगा। और दोनों मॉडल में से सबसे प्रचलित मॉडल जो है ना, वो सिंगर और निकोल्सन का ही है। तो ये भी बात ध्यान रखना। ये क्लियर है ना? कोई दिक्कत? ठीक है। बोलते बोलते थक गए एकदम भाई। चल ठीक है, करते हैं। पानी पी लीजिए। अरे पी लेते हैं। आए हैं बाहर से ना, आए हैं तुरंत बैठ गए। अरे इस तरह टाइम फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है रंजन। टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी का क्या है, जैसे क्या है ना, देखो, अगर ये टाइमिंग रात में होता तो एकदम बहुत सही था। क्योंकि अभी जानता है हो क्या रहा है कि अभी कजन का शादी है, तुमको पता होगा, उसी कारण से मेरा शादी जल्दी जल्दी हुआ है। तो कजनवा के शादी में भी जाना है, समझा, और फिर वहां पे वाइफ को भी लाने जाना है। तो ये बोला 3-4 दिन का, वो बोला हो जाएगा मैंने। तो नहीं, हम फ्लेक्सिबल, सुनना, हम फ्लेक्सिबल टाइमिंग इसलिए बोल रहे हैं ना कि हम क्या करेंगे कि अगर फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखोगे तो 2-3 दिन जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, उस दिन रात में कर लिया जाएगा। हाँ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा क्या है, रात में तो ऐसा है। चलेगा, मतलब कोई 3-4 दिन तो एडजस्ट हो सकता है ना। और वो भी 3-4 दिन, हाँ, बिल्कुल, 4 दिन बिल्कुल। में 1-2 दिन तो जैसे हम ही रहेंगे तो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अरे वो हम समझ गए, तुम ही रहोगे, लेकिन फ्लेक्सिबल थोड़ा रखोगे तो मेरा छूटेगा नहीं। क्या कि जानता है, वो अपलोड करने के बाद जाके लेक्चर देखना मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हाँ ठीक है। समझ रहा है? तो इसलिए थोड़ा बोल रहे हैं कि टाइम को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना। उतना तो है, उतना दिक्कत नहीं है, उतना कर लेंगे, नहीं 1-2 दिन के लिए क्या दिक्कत। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बढ़ते हैं ना, इसमें दिया हुआ है कि जो बताया गया है कि कोशिका झिल्ली काम क्या क्या करता है। तो कोशिका झिल्ली है तो ऑब्वियस सी बात है, एक शेप तो देगा। अगर चारों तरफ से आवरण से घेरे हुए तो कोई ना कोई शेप तो होगा ना, तो शेप होगा। और वो क्या करेगा, बाहर कोई भी चीज, हार्मफुल चीज है, उससे बचाने का भी काम करेगा। यही सब इसका प्रमुख कार्य दिया है। कौन सा चीज बाहर आएगा, अंदर जाएगा, उसी पे नियंत्रण रखता है। हाँ, ये चीज जो इसमें तीसरा पॉइंट लिखा है ना, इसका कार्य के बारे में, ये ध्यान रखना कि एक कोशिकीय जीव जो होता है ना, एक कोशिकीय जीव में कोशिका झिल्ली ही जो है ना, वही सीलिया, फ्लेजिला और कूटपाद का निर्माण करता है। तो ये सीलिया, फ्लेजिला, कूटपाद है क्या? तो ये वही चीज है जिसके मदद से एक कोशिकीय जीव जो है ना गति करता है, यानी यहां से वहां आगे बढ़ने का जो काम करता है ना, मूवमेंट जो होता है ना, ये इसी की मदद से। तो ये अलग अलग जीव में अलग अलग तरह का होता है। किसी में सीलिया होता है, किसी में फ्लेजिला होता है, किसी में कूटपाद होता है। ठीक है? तो एक इसकी जितने भी जीव हैं उसमें जो चलने फिरने का काम होता है ना, वो इसी की मदद से होता है, सीलिया, फ्लेजिला या कूटपाद से। हाँ, अब देखो, इसमें कोशिका द्वारा जो है ना, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन यानी परासरण और विसरण का क्रिया जो है ना, ये कोशिका झिल्ली के द्वारा ही संपन्न होता है। यानी अगर तुम, ऑब्वियस ही बात है कि विसरण विधि क्या कहता है, विसरण विधि सिंपल सा बात जानते हैं कि अगर रूम के किसी एक कोना में हम लोग स्प्रे कर दिए तो दूसरा कोना में अपने आप फैल जाता है। यानी कहीं ना कहीं जिस कोना में स्प्रे किए वहां पे उसका क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया, और अदर जहां पे कम था वहां से क्या हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल किया। तो सेम चीज जो हो रहा है, यानी कोशिका के अंतर्गत बाहर जो आवागमन हो रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ विसरण विधि हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण हो रहा है।
और ओस्मोसिस का घटना भी इसके अंतर्गत होता है। तो ओस्मोसिस का घटना तुमको सीधा से सीधा रिलेशन है, जल संचयन से रिलेटेड है। हेलो, ठीक है। पीछे से आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड आवाज किसका है? कौन? अच्छा ठीक है, बंद है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ध्यान रखना कि कोशिका झिल्ली में जो है ना, विसरण और परासरण का पूरा क्या होता है, जो एक कॉन्सेप्ट है, ये कोशिका झिल्ली के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगला, सेल वॉल आते हैं। तो सेल वॉल क्या है तुम्हारा? तो सेल वॉल जो है, सबसे पहला चीज, ये जो है ना सेल वॉल, ये डबल लेयर है। ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका बाहरी आवरण जो होता है कोशिका भित्ति, और उसके अंदर में जो होता है ना वो कोशिका झिल्ली होता है। तो डबल लेयर हो गया ना इसमें, तो ध्यान रखना सबसे पहला चीज यही है। और ये जो बाहर का जो परत है सेल वॉल, ये बना होता है आपका किस चीज से? तो बना होता है आपका सेलुलोज से बना होता है। तो राजीव हेलो, राजीव है? अच्छा रुके ना करो। क्या हुआ? नहीं कुछ कीजिए ना, आवाज आ रहा था ना। चलिए ठीक है। नहीं, राजीव से पूछ रहे थे। हाँ वो भी फॉर्म भरा है क्या बिहार विधानसभा का? नहीं ना भरे हैं राजीव जी। राजीव सर नहीं, कहा है? काम में फंसा हुआ है। ना, अभी तो थे। हैं वो थोड़ा लगे हुए हैं। सर दोस्त गलों का करो जी। घरे हथिन राजीव जी, आज सुतल रहथिन तो काहे से डिस्टर्ब कर रहे थे? ना, आज घरे ना थी, आज तो कौन दिन नहीं है आज, कहाँ है, छुट्टी कहाँ है? हाँ सर, मास्टर चलिए आगे चलिए ना, साथ में रिसीव कर लेते हैं। कौन सा कलर है? हरा कलर लगता है, हरा भी है। नहीं, ब्लैक, ब्लू और रेड। आगे बढ़िए नाजिया। राजीव जी आ गए हैं? अरे वो ड्यूटी थोड़ा सा बात नहीं, वही पूछ रहे हैं, बिहार विधानसभा वाला भरे हैं आपकी नहीं भरे? नहीं भरे हूँ। नहीं भरे हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका भीति, तो कोशिका भीति में तो पहला पॉइंट यही बता दिए कि वही जो सबसे बाहर वाला परत है ना, थोड़ा सा जो सेल वॉल होता है, वो सेलुलोज का बना होता है। अविनाश भैया, हाँ, जो ऑस्मोसिस वाला जो प्रोसेस था ना, ऑस्मोसिस स्पेशली उसी के लिए वर्ड ही बनाया गया है, जो जैसे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी चीज का जो मूवमेंट होता है, उसके लिए जनरली हम लोग परासरण या विसरण बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं कि डिफ्यूज हो रहा है चीज। लेकिन वही चीज जब कोशिका में होता है, जो कि सेमी परमिएबल या जो आपका सेलेक्टिवली परमिएबल जो भी चीज होता है, उसमें जब वो डिफ्यूजन होता है ना, तो उसमें पूरी तरह से डिफ्यूजन नहीं होता है, उसमें कुछ चीजों को रोक लिया जाता है। तो उसी के लिए स्पेशल शब्द बनाया गया है ऑस्मोसिस। ठीक है, अच्छा, उसी के लिए स्पेशल शब्द है वो ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो फिर अब आगे आते हैं। तो सेल वॉल में हम लोग कर रहे हैं, तो वही हो गया कि सेल वॉल की ओर अगर देखें ना, बाहर परत तो आपका हो गया सेलुलोज से बना हो गया। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बाहरी परत को ही सेल वॉल कहा गया। ये प्लांट में होता है सिर्फ। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि कोशिका भीति लिखा है ना, कि कोशिका भीति कोशिका झिल्ली की तरह ना तो जीवित होता है, ना ही अर्ध पारगम्य होता है। यानी इसके आर पर कोई भी चीज आ जा नहीं सकता है, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया आपको क्या उसके। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट और बनता है आपको, कि पूछता है कि ये सेलुलोज जो है ना, सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है, तो वो वही चीज आपका हो गया कि मोटी परत, वहां पे सेलुलोज और
हेमीसेलुलोज भी देता है, कि सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज का बना हुआ है। तो ये सब पॉइंट देख लीजिएगा। कवक कवक का भी है ना, फंगस जो है उसका भी आउटर लेयर जो है ना, ठीक है, कोशिका भित्ति जो है कवक का, वो बना रहता है काइटिन प्लस हेमीसेलुलोज से बना रहता है। तो सबसे ज्यादा तो पूछता है वही कि उसका कवक का जो है बाहरी परत क्या चीज का बना होता है, तो काइटिन ही आंसर देता है। ठीक है, तो बस इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, और मेन है कि हार्ड है ना, तो हार्ड होने के कारण क्या होता है, बहुत सारा चीज ये एकदम पूरा का पूरा एकदम कठोर होता है, बाहरी सरफेस जान ही रहे हैं ये सारा चीज, इसमें कुछ जानने लायक एक्स्ट्रा है नहीं ऐसे। नेक्स्ट आते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें जनरली तो साइट पूछता है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या ही अंतर है, और किस एक मतलब में जो अ, जो अंदर प्रेजेंट जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कौन कौन सा कॉमन नहीं होता है। तो जो जो कॉमन कौन नहीं कौन सा होता है कॉमन नहीं होता है, तो नहीं वो होता क्या है है। ना कि वॉक्यूल्स जो है ना वो प्लांट में बहुत बड़ा होता है, और सेल में शायद ये सॉरी बाकी और भी जीव लेना तो उसमें नाक बराबर होता है। बाकी क्या तो सारा ना के चीज आपको बराबर मतलब नहीं, जैसे जैसे अगर और भी कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली से अलग ऐसे है कि कोशिका भित्ति में जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ठीक है, और कोशिका झिल्ली में सेल वॉल बहुत पतला होता है। कोशिका झिल्ली का जो मतलब ये कब एक लिपिड्स जो है, लिपिड्स कोशिका झिल भित्ति में पाया जाता है शायद, और कोशिका झिल्ली में नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली इसलिए भी अलग नहीं, यानी पौधे जो है वो पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस करता है, और जंतु जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस नहीं करता है। नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसमें कोशिका भित्ति में लिपिड पाया जाता है। अगर यही लिपिड कोशिका झिल्ली में उपस्थित होता यानी प्रेजेंट होता, तो ये उस चूंकि लिपिड में ही लिपिड का 3 टाइप है। एक ग्रीन लिपिड है, हरित लवक जिसको बोलते हैं, और एक मैं ल्यूकोप्लास्ट है एक हाँ वर्ण लवक है। हाँ, वर्ण लवक है, और एक और कोई तो लवक है। लिपिड तो ये आप लिपिड का ही टाइप आप बता रहे हैं उल्लिकोप्लास्ट ये नहीं, सब। तो टाइप, हाँ हाँ वही टाइप हम बता रहे हैं, 3 प्रकार के लिपिड होते हैं, यही तो बोला। तो ये लिपिड के कारण ही पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस यानी अपना खाना स्वयं बना पाता है, और जीव नहीं जो तो है हमको वो जहां तक अपना आप जो टाइप बता रहे हैं ना, वो टाइप हमको जहां तक लग रहा है वो प्लास्टिड का पार्ट आता है। प्लास्टिड हाँ प्लास्टिड को वही भी तो 3 भाग में बांटा गया है। प्लास्टिड एक है, तो उससे मतलब प्लास्ट हरित लवक, लवक को इंग्लिश में हाँ हाँ प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड है, हाँ वो तो प्लास्टिड है। हाँ, तो और उसमें तीन लवक को लवक जो लवक है को वो 3 टाइप के होते हैं, वो जो ठीक है। वही प्लास्टिड की लवक बात जो कर है रहे हैं ना वो राजीव भैया, कोशिका झिल्ली, हाँ प्लास्टिड की हाँ जो बात कर रहे हैं वो प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीजों को, जो भी फ्लावर होता है, जो वो मतलब जो भी हाँ, जो फ्रूट निकलते कलर हैं वगैरह जो दिया उसका जाता है ना, कलर, हाँ उसके कलर के लिए यानी वो रिस्पॉन्सिबल है। फल का जो कलर होता है वो भी उसी के हाँ कारण हाँ होता है। जैसे हाँ हाँ फल वो सब फूल का आगे जो कलर आएगा, वो होता सब है। आगे आएगा। जैसे हम तो रेड अभी नहीं नहीं, सिर्फ तो और सिर्फ यहाँ पे सेल कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति आया ना भैया, तो उसमें डिफरेंस ये कर रहे थे कि वो क्लियर होते जाए। कभी कभी क्वेश्चन जो है ना पूछ देता है हाँ कि किस कारण से मतलब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग है, ठीक है, या कौन सा अच्छा तो कॉमन फैक्टर है जो नहीं होता है इसमें, इसमें होता है इसमें नहीं होता है, ये चीज बस वही एक बार बोल रहे थे, और कुछ नहीं। चलिए ठीक आगे ठीक है। चलते हैं। ठीक है, फिर कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए, जो लिखा है कि जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य होता है वही कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ये तो बता भी किए हैं। ठीक है, और ये आपका जो कोशिका द्रव्य होता है ना, ये पूरा का पूरा रंगहीन पदार्थ होता है, यानी आप अपना इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, और इसमें वही बताया गया है कि 80% तक जल होता है। ठीक है, और इसके अलावा जल के अलावा जो है ना, इसमें 30
30 तत्व पाया जाता है, लेकिन 30 तत्व जो पाया जाता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, CHNO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन 30 तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो ये है कोशिका द्रव के अंतर्गत। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। और वही कोशिका द्रव के अंतर्गत की जितना रचना मौजूद रहता है ना, उस सारे रचना को मिला के कोशिका अंगक कहा जाता है। जो पीछे हम लोग देखे थे 8 तरह का रचना था, 7 जीवित रचना था और एक मृत रचना था जिसको मेटाप्लास्ट बोले। 7 जो जीवित था उसको ऑर्गेनोइड बोले। तो वही कोशिका द्रव के अंतर्गत जितना भी रचनाएं हैं उस सभी को मिला के बोलता है कोशिका अंगक बोलता है। ठीक है, और पूरे कोशिका अंगक में ये भी बता दिए थे कि सबसे बड़ा कोशिका अंगक प्लास्टिड हो गया, और अगर प्लास्टिड को हटा दिया जाए तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका अंगक आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, अब आगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हो गया, अंतर्द्रव्य जालिका जो हो गया, ये भी हम जैसा कि बताए थे कि मैक्सिमम जो अंदर का रचना है ना वो सारा का सारा लिपोप्रोटीन से बना हुआ है, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन। तो अंतर्द्रव्य जालिका भी प्रोटीन प्लस लिपिड का ही बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत रंजन, हाँ वही करना है। वो वाला छोड़ दे, हाँ वो वाला निकाल। यही ना PDF ना, वो जो सेल वाला निकाला था रे, वो अभी जो निकाले थे फोटो जो डाउनलोड किया था, ये वाला ना, नहीं सो रहा क्या? हाँ ठीक तो है। देखो देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, इस यहाँ पे आपको लिखा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका केवल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। स्ट्रक्चर, रुक ना, हम तुमको क्या करते हैं ना रंजन, कि हम तुमको इस तरह से, रुक जा, हम तुमको व्हाट्सएप कर रहे हैं ये वाला चीजवा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मेरा वाला इमेजवा खोल, वहां से क्लियर होगा। क्योंकि बहुत सारा चीज क्या होता है कि वैसे बनाने से नहीं सही जाता है भाई, हम बनाए हैं। गया, उसको शेयर कर, हाँ उसको जूम कर दो। हाँ क्या हुआ रंजन? ठीक है, करिए ना। नहीं आ रहा है? हाँ यार देखो, ठीक है, रुक जाएगा। यही ना। हाँ इसमें ये जो है ना, यही मतलब सेल के अंतर्गत देखिएगा कि न्यूक्लियस बना हुआ है, और न्यूक्लियस के अंतर्गत जो देख रहे हैं इसमें क्या है कि जो आपको रेड से हम दिखाए हैं ना, यही है आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका रचना जो होता है ना सेल के अंतर्गत इसी तरह का होता है। ये क्या होता है कि जितना भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसमें हम दिखाए हैं क्या कि न्यूक्लियस से कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक से सटा होता है, और इधर एक तरफ से कोशिका झिल्ली से सटा हुआ है। लेकिन कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो केवल और केवल कोशिका झिल्ली के पास होता है, मतलब सटा नहीं होता है। ठीक है, और जो भी डॉट 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 दिखा रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा जितना आपको दिख रहा है वो प्रोटीन है। ठीक है, तो इसी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है ना 2 भाग में बांट देता है। एक तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक नाम दिया गया है, जो कि हम बता रहे हैं क्या, तो उसको बोलते थे अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका नहीं, उसके अलावा भी जानते हैं इसको, है ना, हम कहीं देखे थे लेकिन हमको ध्यान नहीं आ रहा है। इसको जो है ना सेल का स्केलेटन बोला जाता है, कोशिका का कंकाल तंत्र इसको शायद बोला जाता है, अगर हम जहां तक सही हमको याद आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि कंकाल तंत्र ये क्यों बोला जाता है ना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से जो है ना, ये पूरा का पूरा एक कोशिका को एक प्रॉपर शेप देने में मदद काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम दिखाए हैं इसके अंतर्गत आपको जो है ना
जो डॉट डॉट जो लगा हुआ है ना, वो पूरा का पूरा जहां पे घना है वो करता है क्या ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत जो प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, ठीक है, वो आपको हो गया रफ ईआर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भाग में बांट दिया, एक रफ ईआर खुरदुरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ ईआर। तो स्मूथ ईआर पे आप देख रहे होंगे एक भी डॉट नहीं हम रिप्रेजेंट किए। तो जो एक भी डॉट नहीं ना है, वो जैसे वसा हो गया, तेल हो गया, फैट जो हो गया, उसका संश्लेषण करने का काम कौन करता है? तो स्मूथ ईआर करता है। लेकिन रफ ईआर क्या करता है कि जितना तरह का प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम जो करता है वो करता है आपको रफ ईआर। ठीक है ना? तो अब संश्लेषण क्या होता है? तो संश्लेषण में करता क्या है ना कि संश्लेषण का मतलब ही हो गया ना कि किसी चीज को बनाना या किसी चीज को क्रिएट करना एक तरह से। ठीक है? तो जैसे इंसान खाता है, जो भी चीज खाता है, तो एक्चुअल में वेज खाए नॉन वेज खाए, उससे शरीर को तीन चीज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन मिलता है। और यही डाइजेशन के बाद जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, आपका जो कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ग्लाइकोजन बोला जाता है, लिपिड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको ग्लिसरॉल बोला जाता है, और प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको अमीनो एसिड बोलते हैं। तो जो भी चीज हम लोग खाता है ना इंसान, वो अल्टीमेटली तीन चीज प्राप्त होता है बॉडी को, वो तीन चीज का संश्लेषण करना ही, डाइजेशन पूरा पाचन करना ही, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में उसको ब्रेक करना ही डाइजेशन का क्रिया कहता है। लेकिन संश्लेषण किसको कहेंगे? तो संश्लेषण में होता क्या है ना कि यही कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्ट करने के बाद जब सेल को वापस, सेल के पास क्या करता है ना, सेल अलग अलग जगह सभी को पहुंचा देता है, सभी सेल के पास। और जब जैसे जरूरत होता है ना, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन बना था, लिपिड से ग्लिसरॉल बना था और प्रोटीन से अमीनो एसिड बना था। तो अब शरीर के पास क्या है? तो शरीर के पास ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड है। अब मान लीजिए कि आपके शरीर में कहीं भी किसी भी सेल को कोई चीज का जरूरत हुआ, तो फटाक से क्या करता है ना कि अगर आपको मान लीजिए लिपिड का जरूरत है, तो आपके शरीर में जो ग्लिसरॉल था ना, बना रखा था, ग्लिसरॉल को जोड़कर और वापस लिपिड में कन्वर्ट करता है आपका शरीर, और शरीर उसको डायरेक्ट फिर यूज कर रहा होता है। बात समझ में आया ना जो बोल रहे हैं? जैसे प्रोटीन का आप शरीर को जरूरत पड़ गया, तो प्रोटीन तो है नहीं शरीर में, क्योंकि सारा का सारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रखा है। तो अमीनो एसिड को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके उसको वापस प्रोटीन में कन्वर्ट करके और रिक्वायर्ड ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है कौन? आपको बात समझ रहे हैं ना मेरा, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये जो प्रोसेस होता है ना, यानी शरीर मतलब वापस से उसको कार्बोहाइड्रेट या लिपिड प्रोटीन में कन्वर्ट करके और डायरेक्ट उस शरीर को जो उसको यूज करता है ना, उसी विधि को संश्लेषण कहा जाता है। समझ में आया? तो रफ ईआर संश्लेषण कर रहा था प्रोटीन का, और स्मूथ ईआर संश्लेषण कर रहा था लिपिड का। क्लियर है? ठीक है। तो यही जो जाली जैसा संरचना है एक सेल के अंतर्गत, रफ ईआर क्या कर रहा था? रफ ईआर प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा था, और स्मूथ ईआर जो है ना वो लिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक है, ठीक है। तो सेल के अंतर्गत जो महीन संरचना देखे ना, वही महीन संरचना जो है आपको, वही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और उसी को, अगर हमको सही याद है तो, शायद इसमें है कि नहीं हमको पता नहीं, उसी को सेल का कंकाल तंत्र के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? ठीक है। अब वही चीज बोला गया कि कहीं कहीं पे ये जो संरचना है कोशिका झिल्ली से मिली होती है, और कहीं कहीं पे केंद्रक से मिला होता है। और ये संरचना भी बना है आपको क्या चीज से? लिपोप्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन से बनी संरचना को लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो इसको दो भाग में बांट दिया, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। रफ ईआर क्या कर रहा है? तो रफ ईआर जो है प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है। तो प्रोटीन अल्टीमेटली क्या है? राइबोसोम है। ठीक है। तो रफ ईआर के पास जो छोटा छोटा जो डॉट डॉट दिखाए है ना, वो राइबोसोम का सूक्ष्म कण है। और स्मूथ ईआर के पास कुछ भी नहीं है ना, तो वो लिपिड का संश्लेषण कर रहा है। देखिए लिखा हुआ भी है उसमें, पॉइंट में आगे देखिएगा तो लिखा है कि अपनी विशेष संरचना के कारण अंतर्द्रव जालिका को कोशिका या कोशिका द्रव्य का कंकाल तंत्र कहते हैं। लिखा हुआ है ना।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सभी कोई कहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ हाँ अरे वही जो 2 गो टाइप दिया है ना रंजन, उसके आगे वाला एक लाइन छोड़ के देखना, लिखा हुआ है अपनी विशेष संरचना के कारण अंतर्द्रव जालिका को कोशिका या कोशिका द्रव का कंकाल तंत्र कहा गया है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब क्या है कि अब इसका खोजकर्ता का नाम कई बार पूछ देता है, ठीक है? तो इस संरचना को जो खोजने का काम किया ना, वो पोर्टर, क्लाउडे और फुलम ने किया है। और जबकि इसका प्रथम बार यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नामकरण जो किया है ना, तो पोर्टर और क्लेमेंट ने किया है। तो दोनों में पोर्टर नाम कॉमन आ रहा है ना, तो कई बार तुमको एग्जाम में पूछ के है ना, खाली पोर्टर नाम दे देगा। तो ध्यान रखना कि पोर्टर ही सबसे ज्यादा योगदान दिया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो पोर्टर आंसर मानना है, ठीक है? अदरवाइज इसमें तुमको डिटेल में दिया हुआ है, तुम अपना पढ़ सकते हो, ठीक है? इस संरचना को खोजा था कौन? तो पोर्टर, क्लाउडे और फुलम ने। लेकिन इसका नामकरण किसने किया? तो पोर्टर और क्लेमेंट ने। दोनों जगह पोर्टर का नाम है, ठीक है? और आज के डेट में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको एक और नाम से जाना जाता है, इरगैस्ट्रोप्लाज्म भी कहा जाता है, ठीक है? इरगैस्ट्रोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो यहां पे यही हो गया कि कोशिका परिवहन का काम कर गया। देखो प्रमुख कार्य में केवल पढ़ देते, कुछ है नहीं। अंतर्द्रव जालिका के नली में तरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे यह कोशिका द्रव के विभिन्न हिस्सों, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी इसको कैसे भूल गए। यानी तुम देखेगा तो महीन नली जैसा संरचना हम दिखाए ना इमेज में, तो वो सब संरचना क्या कर रहा है ना, एक्चुअल में वो एक पाइप का काम करता है। अब पाइप का काम करता है, जैसे पाइप के एक हिस्सा से पानी छोड़ोगे तो दूसरा हिस्सा में पहुंचेगा ना, तो सेम चीज कि अगर कोई भी चीज कहीं पे घट गया है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। यानी सवाल तुमको डायरेक्ट पूछता है कि परिवहन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने का मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया? ठीक है। कोई भी बोल दो भाई, एगो हमको लग रहा है कि हम एनर्जी लगा रहे हैं, कोई बोलिए नहीं आप रहा। बोल तो रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है ना? क्योंकि गोल्जी ये जो अंतःप्रदेवी जालिका जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है कोशिका झिल्ली से, इसीलिए जितने ही हाँ। प्रकार के पार्ट्स जो हैं जीव द्रव में जो इंक्लूड होता है ना, तो वो उसका वे है एक तरीके से, ठीक है? हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट लिखा है कि कोशिका द्रव के अंतर्गत प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः अंतर्द्रव जालिका द्वारा किया जाता है। तो प्रोटीन का परिवहन कौन करेगा? आरईआर करेगा, ठीक है? समझ रहा है ना? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। मूल रूप से जो है ना, ईआर का काम वही है कि प्रोटीन का परिवहन करने का ही काम है, ठीक है? अब चिकना अंतर्द्रव जालिका, वसा हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसका संश्लेषण कौन करेगा? तो स्मूथ ईआर करेगा। और खुरदुरा किसका संश्लेषण करेगा? तो प्रोटीन का करेगा, ठीक है? अंतर्द्रव जालिका उन कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है जिसमें प्रोटीन, वसा और हार्मोन का संश्लेषण होता है, ठीक है? जहां पे प्रोटीन, वसा और हार्मोन का संश्लेषण होगा ना, वहीं पे तुमको अंतर्द्रव जालिका पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि मनुष्य के यकृत ले लो, अग्नाशय के कोशिका ले लो, यहाँ पे अंतर्द्रव जालिका का संख्या ज्यादा रहता है, ठीक है? क्योंकि यकृत में तुम जानता है कि फैट ये सब ज्यादा पाया जाता है, तो जहां पे फैट का मात्रा ज्यादा, प्रोटीन ये सब का मात्रा ज्यादा रहेगा ना, वहां पे अंतर्द्रव जालिका का कोशिका ज्यादा होगा, उसमें कोशिका में उसका संरचना ज्यादा होगा, समझे? और मानव यकृत में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव जालिका यकृत को विष के प्रभाव को नष्ट करने में भी मदद करता है। यानी स्मूथ ईआर, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए और देखता है कि इन्फेक्शन के बाद वो कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्मूथ ईआर, क्योंकि उस विष के प्रभाव को नष्ट करने का काम भी कौन कर रहा है? स्मूथ ईआर। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है? तो भाई यहां तक हम कंप्लीट किए थे बताने के लिए, और बहुत थक भी गए बोलते बोलते। कंटिन्यू। ऐसा कैसे ठीक होई है? था? अरे तो रंजन सुनना, जैसे